हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब बेटा मैग्नेटिज्म होता क्या है? मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट ऑफ अट्रैक्टिंग पीसेस लाइक अ निकेल कोबाल्ट और आयरन। अगर मेरे पास समझ मैग्नेट होगा तो बेटा ये निकेल कोबाल्ट आयरन को अट्रैक्ट करता है, यानी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसको अट्रैक्ट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को, उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। इतने याद रखना। अब बेटा ये चैप्टर इतना आसान है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर तुमने पढ़ा है ना तो ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में बहुत से रिसेम्बलेंस है फॉर्मूले में और कंसेप्ट में भी, जो हमको माइकल फैराडे ने बताया था। बस उसी का यूज करके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, उस तरीके से हमारे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, यानी बी बार। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैग्नेटिक देखो, यहां पे जो फोर्स था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या बेटा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और क्यू क्या है? हमारा चार्ज है। ठीक है। तो जैसे हमने इसका नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी तरीके से इसको हम बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन। नाम थोड़ा सा अलग है लेकिन सेम ही है। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट। यहां पे जो हम लोग चार्ज बोल रहे हैं ना, वहां पे बोल देना है बेटा पोल स्ट्रेंथ। क्या बोल देना है वहां पे? पोल स्ट्रेंथ। अब समझाऊंगा आगे आगे ये पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक है। लेकिन याद रखना कि ये जो फोर्स है ना बेटा, ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्या है बेटा? ये मैग्नेटिक फोर्स है। प्लीज रिमेंबर द आइडिया। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात देखो। अब मैं तुमको समझाता हूं कि ये पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल देखा है। इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे होता है बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा तो उसमें बेटा दो चार्जेस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और इसका सेंट्रल लाइन के ऊपर पॉइंट आता है ओ, और दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस होता है 2l। करेक्ट है। और हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है पी बार इज इक्वल टू क्यू, दोनों में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इंटू 2l, बराबर है। और इसका यूनिट होता है चार्ज का यूनिट कूलम और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, कूलम मीटर। अंडरस्टैंड आइडिया? तो इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को, डायपोल मोमेंट को एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो बेटा जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को दिखाया ना, उस तरीके से मैग्नेट में भी हम लोग चीजों को दिखा सकते हैं। जैसे देखो, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल में होता है पॉजिटिव चार्ज, वैसे मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल। क्या होता है बेटा मैग्नेट में? नॉर्थ पोल, जो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, और यहां पे बेटा साउथ पोल रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों में सिमिलरिटीज है, इसलिए हमने क्या किया, जहां पे नॉर्थ पोल होता है मैग्नेट का, वहां पे हमने बोला है कि जस्ट लाइक अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, वहां पे हमने बोला कि वहां पे एक पोल स्ट्रेंथ होता है प्लस क्यू एम। पोल स्ट्रेंथ यानी पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल। लेकिन ऐसा कोई होता नहीं, हम लोग सिर्फ रिसिबल दिखाने के लिए बता रहे। और इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव मैग्नेटिक पोल। तो इसका नाम दिया है पोल स्ट्रेंथ। अब समझा? तो तुमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में फोर्स अपॉन क्यू लिखा है ना, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ने मैग्नेटिक इंडक्शन में लिखा फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। बस दोनों को सिमिलरिटी दिखाने के लिए हमने ऐसे किया। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, उस तरीके से बेटा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है एम। ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। तो तुमने यहाँ पे क्या लिखा? क्यू इंटू 2l। तो यहाँ पे लिखना इन दोनों में से एक पोल स्ट्रेंथ क्यू एम इंटू इन दोनों भी पोल स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है बेटा? 2l। कितना होता है? 2l। ठीक है, 2l। मैग्नेट्स के केस में बेटा ये जो 2l होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग?
मैग्नेटिक लेंथ, प्लीज इसकी तरफ ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं इसको, प्लीज रिमेंबर दिस आइडिया। ओके, अब ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट था कूलम इंटू मीटर, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सिर्फ देखते जाओ बेटा सिमिलरिटी कैसा है, और इसका यूनिट होता है, अब ध्यान देना ये पोल स्ट्रेन एक्चुअली में कोई चार्ज नहीं है, वो हम लोग दोनों का सिमिलरिटी के लिए दिखा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली इस पोल स्ट्रेन का यूनिट थोड़ा सा अलग होता है, यहां पे मैंने क्या लिखा, चार्ज का यूनिट कूलम लिखा, तो पोल स्ट्रेन का यूनिट होता है एम्पीयर इंटू मीटर। क्या होता है बेटा, एम्पीयर इंटू मीटर। बताऊंगा एम्पीयर इंटू मीटर कहां से आएगा, थोड़ा पेशेंस रख। और ये मीटर 12 का मीटर, ये एम्पीयर इंटू मीटर और 12 का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, रिमेंबर। यानी थोड़ा मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, एम्पीयर इंटू मीटर और ये मीटर, इसका मतलब एम्पीयर मीटर स्क्वायर बेटा यूनिट क्या किसका होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का होता है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो मैग्नेट में क्या होता है बेटा, इसके बारे में बताऊंगा एम्पीयर मीटर कहां से आ गया। जो दो पोल स्ट्रेन के बीच का जो डिस्टेंस है, दो पोल स्ट्रेन के बीच का, उसको बोला मैग्नेटिक लेंथ बोला। लेकिन लेकिन जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं बेटा, वो एक्चुअल मैग्नेट का जो लेंथ है, मैं बताऊंगा क्या बोल रहा हूं, देखो देखो एक्चुअल मैग्नेट का लेंथ अलग है, ये पूरा एक्चुअल मैग्नेटिक लेंथ है, उस एक्चुअल मैग्नेटिक लेंथ को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं। तो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल में बेटा एग्जैक्टली दो एंड पर नहीं होते, जो मैग्नेट के जो लास्ट के दो एंड है ना, उनसे थोड़ा सा अंदर होते हैं, थोड़ा सा अंदर होते हैं। तो पूरा मैग्नेट का लेंथ है क्या है, ज्योमेट्रिक लेंथ। एक्चुअल नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेंथ, और कितना होता है बेटा 12 होता है। और थोड़ा सा न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए याद रखना कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ, देयर इज रिलेशन बिटवीन ज्योमेट्रिक लेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। वो रिलेशन ये है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स into geometric length, magnetic length is equal to 5/6 times the geometric length। ये न्यूमेरिक को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ऑब्वियस सी बात है, ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा होगा, मैग्नेटिक लेंथ कम होगा। तो मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ से कितने फैक्टर से कम है, तो कितने फैक्टर से कम है बेटा, 5/6 फैक्टर से कम है। ये एक्सपेरिमेंटल वगैरह दिया जाता है, इसका कोई प्रूव नहीं है, ध्यान रखना इसका मतलब। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो कितना आसानी से हम लोग कंपेरिजन यहाँ पे कर पा रहे। अब चलो, अब तुम लोग यहां पे देखो कि मैंने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर यूनिट लिखा, तो यूनिट क्या होगा बेटा, न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। उस तरीके से तुम लोग अगर मैग्नेटिक इंडक्शन का अगर यूनिट लिखोगे, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, न्यूटन, ध्यान रखना इसकी तरफ, क्या लिखा तुमने, न्यूटन। और पोल स्ट्रेंथ का यूनिट अभी मैंने क्या होता है बेटा, एम्पीयर मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पीयर मीटर होता है। और इस चीज को न्यूटन अपॉन एम्पीयर मीटर, इस चीज को बोलते हैं टेस्ला, टेस्ला, या इसी का दूसरा नाम है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो देख, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पीयर मीटर, यहां पे था न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर एम्पीयर मीटर को ही बोलते हैं टेस्ला। टेस्ला का दूसरा नाम होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। प्लीज रिमेंबर दिस आइडिया। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, इस मैग्नेटिक इंडक्शन का एक सीजीएस यूनिट होता है। तो सीजीएस यूनिट ऑफ बी बार बेटा वो होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ बी बार होता है वो होता है गॉस। ठीक है, और टेस्ला होता है बेटा उसका एसआई यूनिट। क्या होता है टेस्ला, उसका एसआई यूनिट होता है। तो टेस्ला और गॉस के बीच में रिलेशन मालूम होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो देयरफॉर 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गॉस, ये रिलेशन होता है, याद रखना, इसको भूलना मत। ठीक है, चलो मेरा बोलना बेटा बहुत ही आसानी करके, कितना आसान है, जस्ट कंपैरिजन करते जाना है, बाकी दूसरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें, स्टार्टिंग पार्ट हमने बहुत सारे यहाँ पे डिस्कस किया। और एक चीज, जो इलेक्ट्रिक
जैसे जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती है। जैसे जैसे आई विल टेल, थोड़ा सा जो पार्ट अभी मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना बेटा। अब देखो, हम लोग क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और कहां पे एंड होती है बेटा? नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होती है, इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे होते हैं उस तरीके से एग्जैक्टली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होती है। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलती है, करेक्ट है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकलती है और वो बेटा साउथ पोल के ऊपर टर्मिनेट होती है, साउथ पोल के ऊपर टर्मिनेट होती है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देख कितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं इसको। यू अंडरस्टैंड द आइडिया एवरीबॉडी? दिख रहा है सबको? क्लियर है? उस तरीके से। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जितनी प्रॉपर्टीज थे ना वो सारी प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के एग्जैक्टली वैसी होती है। जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एट नेगेटिव चार्ज, सो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड एट द साउथ पोल। Whenever electric field lines contract lengthwise, it means there is an attraction between the two charges. So उस तरीके से magnetic field lines contract lengthwise, it means there is an attraction between north and south pole. Okay. और एक चीज, if I draw a tangent, if we draw a tangent to the electric lines of force, we'll get a direction of E1. So उस तरीके से if we draw a tangent to magnetic lines of force, we'll get a direction of B bar. We'll get a direction of B bar. बहुत ही सिंपल है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ B bar दिख रहा है आपको सब लोगों को? डायरेक्शन ऑफ B bar, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जितनी प्रॉपर्टीज है वो सारे एक बार पढ़ लो, वही कॉपी पेस्ट करना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। और एक चीज मैंने तुमको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या होता है बेटा? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ध्यान देना, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन होता है डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ, और इसका डायरेक्शन होता है बेटा माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। क्लियर है बात? प्लस चार्ज। अब एक मैग्नेट्स के अंदर इंटरेस्टिंग बात ये होती है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग नहीं देखते। एक्चुअली मैग्नेटिक लाइन जो होती है ना बेटा, मैग्नेटिक लाइन जो होती है वो बेटा मैग्नेट के अंदर से भी पास होती है, मैग्नेट के अंदर से पास है। थोड़ा सा अलग पॉइंट है, यानी वो लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस साउथ पोल टू नॉर्थ पोल भी जाती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल भी ऐसी जाती है बेटा। प्लीज रिमेंबर द आइडिया, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाती है। ये वाला थोड़ा सा पार्ट नहीं है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग डिस्कस नहीं करते, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेटा माइनस टू प्लस कभी नहीं आती, लेकिन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लाइन साउथ टू नॉर्थ पोल आती है, इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि अगर सिमिलरिटी होगी तो थोड़ा बहुत फर्क भी होगा ना बेटा, कॉमन सेंस लगाने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम यहाँ पे पार्ट कवर करने की कोशिश यहाँ पे की है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैं बताऊंगा कि पोल स्ट्रिप का यूनिट एम्पीयर इंटू मीटर कहां से आता है। देखो सिंपल बात है, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला देखोगे तो हम लोग यहां पे देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, बराबर है, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो इस पोल स्ट्रेंथ को बेटा राइट हैंड साइड में लेके लेफ्ट में लेके जाओ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन। अब बेटा 12th में तुम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू होता है क्यू वी बी कॉस साइन थीटा, सॉरी क्यू वी बी साइन थीटा।
डिवाइड बाय बी होगा, मैंने स्केलर फॉर्म में लिखा है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या है, देखो बेटा ये क्यू ना एक्चुअल में चार्ज होता है। चार्ज यानी क्या होता है आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास ऐसा कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, आई एम टेलिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज अगर थ्रो किया विथ वेलोसिटी v एट सम एंगल थीटा, तो इस पॉजिटिव चार्ज q पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन गलती मत करना, कंफ्यूज नहीं होना कि ये कोई चार्ज नहीं बेटा, ये पोल स्ट्रेंथ है और ये एक्चुअल में चार्ज है। दोनों का सिंबल सेम दिख रहा है लेकिन वो सिमिलरिटी का हम ले रहे हैं, इसलिए कैंसिल मत करना, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका डायरेक्शन निकलने हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, लेकिन ये 12th में, 11th में नहीं, इसलिए मैं ज्यादा इसको कोई पढ़ा नहीं रहा हूँ, ध्यान रखना इसकी तरफ। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, कैंसिल होके तुमको पता है कि साइन थीटा डायमेंशनलेस है। इसका मतलब चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का मतलब करंट इनटू टाइम टी, और वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड। क्लियर है। तो यहां से सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गया, इसका मतलब करंट का यूनिट क्या है बेटा, एम्पियर, और इसका यूनिट क्या है, मीटर। आ गया ना, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या आ गया बेटा, एम्पियर इनटू मीटर। अब समझा बात क्या है, बस इतना से पार्ट है, इतने याद रखिए उसको बस। अभी हमने मैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच की सिमिलरिटी देखी। जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, बराबर है, उस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा, अगर कोई मैंने चार्ज लिया Q, उसके अराउंड एक इनविजिबल स्पेस होता है, उसमें उस स्पेस में अगर हम लोग जाएंगे, इस चार्ज के अराउंड जो इनविजिबल स्पेस है, उस स्पेस में अगर हम लोग जाएंगे तो वी विल फील अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसी तरीके से अगर कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के अराउंड अगर एक जाएंगे हम लोग, तो मैग्नेट के अराउंड एक इनविजिबल स्पेस होता है, उस इनविजिबल स्पेस के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो वी फील अ मैग्नेटिक फोर्स। सो दिस स्पेस इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल पार्ट है, ठीक है। हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो वेक्टर्स है, उन सारे वेक्टर्स का डायरेक्शन अगर सेम होगा और इन सबका अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से होता है, या और दूसरी चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, इनके बीच में स्पेसिंग अगर कांस्टेंट होगा, देखो स्पेसिंग अगर इक्वल होगा, तब भी इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है बी बार, उनके दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की अगर स्पेसिंग अगर कांस्टेंट होगी, उन सबका डायरेक्शन सेम होगा और सबका मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अलग अलग होता है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, अगर सारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का अगर डायरेक्शन अगर अलग अलग होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद रखना, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, हम लोग अब आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में एक छोटा सा फर्क है, वो ये फर्क है क्योंकि देखो हम लोग ऐसे इंडिपेंडेंट चार्ज आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज अगर आइसोलेट किया, तो हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलती है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलते, हमको पता है। तो जैसे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज अगर आइसोलेट किया, उस तरीके से आई कैन आइसोलेट द नेगेटिव चार्ज आल्सो, I can isolate the negative charge, and these are what, electric field lines which are inward towards negative charge and outward from the positive charge. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को ऐसे सेपरेटली आइसोलेट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिज्म में मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे इंडिविजुअल नॉर्थ और साउथ हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। यानी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि मैग्नेट का मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, मोनो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। देखो चार्ज तीन टाइप में एग्जिस्ट कर सकता है, एक पॉजिटिव मोनो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, नेगेटिव मोनो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, या डायपोल भी एग्जिस्ट कर सकता है। देखो डायपोल में तो प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, या सेपरेट प्लस या सेपरेट माइनस से चार्ज हो सकते हैं, लेकिन
मैग्नेट से अगर हम देखेंगे तो मैग्नेट्स में देखो नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन सेपरेट नॉर्थ पोल बनाना और सेपरेट साउथ पोल बनाना इम्पॉसिबल है। यानी मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूं कि मैग्नेट का मोनोपोल नॉर्थ और मोनोपोल साउथ एग्जिस्ट नहीं करता। तुम लोग उसमें सर क्या, इसको कट करके देखो। अरे बेटा अगर मैग्नेट को कट भी करोगे ना तब भी फिर से ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, और इधर तुम्हारा नॉर्थ होगा इधर साउथ होगा। यानी मैग्नेट्स के दो पोल हमेशा पेयर में रहते हैं, ऐसे मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते। वो डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसमें। क्लियर है? ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। क्या था बेटा? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2L था। करेक्ट है? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय 2L। अब हम लोग काम करते हैं मैग्नेट के, हम लोग दो तरीके से काटते हैं मैग्नेट को। हम लोग दो तरीके से काटेंगे, दो तरीके से काटेंगे। काटने से पहले हम लोग एक मैग्नेट्स के दो चीजों के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो मैग्नेट के पोल स्ट्रेन से, जो पोल स्ट्रेन के बीच में से लाइन ऐसे जा रहा है, या जो हमारा मैग्नेटिक लेंथ है 2L, उसको मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है सेंटर से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का एक्सिस था, एक्सिस यानी जो लाइन चार्ज से पास होता है, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेन से जो लाइन पास हो रहा है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक एक्सिस को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन। मैग्नेटिक इक्वेटर लाइन, ये मैग्नेटिक इक्वेटर का लाइन है और ये एक्सियल लाइन है। बस इतने डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने यही पढ़ा था, सेम चीज है। ठीक है, देखो तुमको समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब हम लोग काम कर लेते हैं। अब मैग्नेट्स को मैंने ऐसे हाफ में काटा, बीच में से ऐसे एक्सियली काटा, अलोंग द एक्सिस मैंने काटा। क्लियर है? तो अलोंग द एक्सिस अगर काटूंगा तो मैग्नेट्स के दो पोर्शन बनेंगे। ऊपर का ऐसे छोटा सा पोर्शन बनेगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ऐसे अलग अलग पोर्शन बनेंगे दो। क्लियर है? क्लियर है? अलग अलग ऐसे दो पोर्शन बनेंगे। तो क्या हो गया, ऐसे अलग अलग एक्सियल अगर मैंने मैग्नेट्स को काटा ना तो पोल स्ट्रेंथ हाफ होता है, मैग्नेटिक लेंथ हाफ नहीं होगा। मैग्नेटिक लेंथ उतना ही ना, अभी भी देखो मैग्नेटिक लेंथ कितना बेटा, यहाँ पे 2L है, यहाँ पे कितना बेटा 2L है। सिर्फ पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया, क्योंकि इसका पोल स्ट्रेंथ होगा QM/2, इसका होगा -QM/2, इसका होगा बेटा +QM/2, इसका होगा -QM/2। यानी पोल स्ट्रेंथ को हाफ किया, मैग्नेटिक लेंथ हाफ नहीं हुआ एक्सियली काटने से। तो देखो, तो इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। तो अगर तुमने पोल स्ट्रेंथ को हाफ किया तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में क्या होगा? हाफ होगा। तो इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा m/2, इसका होगा बेटा m/2। सिंपल पार्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं काम करता हूं, अब मैग्नेट को काटने का दूसरा तरीका, मैग्नेट को मैं अलोंग द इक्वेटर लाइन में काटता हूं। तो जैसे मैंने मैग्नेट को बेटा अलोंग द इक्वेटर लाइन काटा, तो ये वाला पोर्शन लेंथ L का होगा और ये वाला पोर्शन लेंथ L का होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक लेंथ हाफ हो गया, एक पोर्शन मिल गया लेंथ L का और दूसरा पोर्शन मिल गया लेंथ L का। लेकिन मैंने मैग्नेटिक लेंथ को हाफ किया, पोल स्ट्रेंथ हाफ नहीं हुआ बेटा, पोल स्ट्रेंथ उतना ही है अभी भी। पोल स्ट्रेंथ में कोई भी चेंज नहीं आता, पोल स्ट्रेंथ जब चेंज होगा जब मैं एक्सियली काटूंगा तब। तो डायपोल मोमेंट क्या है बेटा? डायपोल मोमेंट हर बार चेंज होता है। अगर पोल स्ट्रेंथ को हाफ किया डायपोल मोमेंट हाफ होता है, मैग्नेटिक लेंथ को हाफ किया तब भी डायपोल मोमेंट हाफ होता है। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? हाफ होगा। इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होगा? हाफ होगा। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बस इतना ही पार्ट याद रख लो। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। चलो अब एक डेरिवेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड at a point P on the axis and P at equator। देखो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P on the axis and at a point P at the equator। बड़ा ध्यान देना कि ये वाला डेरिवेशन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P on the axis of the electric dipole and at the equator of the electric dipole। एग्जैक्टली सेम डेरिवेशन इसमें भी करने वाले। देखो मैं आपको सिर्फ रिकॉल कर लेता हूं।
इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या किया था, देखो हमने क्या कहते हैं, हमारे पास एक डायपोल था प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला, तो हमने एक एक्सिस पर एक पॉइंट लिया था पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर आने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, वो फाइनल फॉर्मूला क्या था बेटा उसका, फाइनल फॉर्मूला था 2kp अपॉन आर क्यूब। एंड व्हाट इज आर, ये जो डायपोल का सेंटर है उस सेंटर से पॉइंट पी का डिस्टेंस आर था, बराबर है। और यहाँ पे k का वैल्यू था 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यूब था, बराबर है, 2p अपॉन आर क्यूब था। क्लियर है बात? एग्जैक्टली यही चीज मैग्नेटिक फील्ड में भी करना है। तो कुछ नहीं करना, देखो पहले एक मैग्नेट ले लो, नॉर्थ और साउथ पोल वाला लिया है मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल वाला। तो नॉर्थ और साउथ का मतलब, नॉर्थ पर हम लोग पोल स्ट्रेन दिखाते हैं प्लस क्यूएम और साउथ पर दिखाते हैं पोल स्ट्रेन माइनस क्यूएम, बस। तो यहां से एक एक्सिस पर पॉइंट पी ले लो। तो जैसे मैंने इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट पी एक्सिस पर है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, उसी तरीके से इस पॉइंट पी पर हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा गौर से देखो, ये जो फॉर्मूला है ना, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला यहां पे आता है, सिर्फ जहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है यहां पे आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे 2 इंटू एम दिख रही है, 2 इंटू पी, 2 इंटू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय आर क्यूब है, तो यहाँ पे भी आर क्यूब आएगा। और यहाँ पे आर क्या है बेटा, यानी जो मैग्नेट का डायपोल है उसके सेंटर से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, आर, ये आर क्यूब होगा। हाँ, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे क्या है 1/4πε0 है, वहां पे भी एग्जैक्टली वही चीज होता है। नीचे 4π होगा तो यहाँ पे भी 4π होगा, सिर्फ ये एप्सिलॉन नॉट जो है ना उसकी जगह पर एक टर्म आता है, वो न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर में नहीं आता, उसको बोलते हैं म्यू नॉट। और म्यू नॉट का मतलब होता है परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। ये क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो था परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। जैसे एप्सिलॉन का वैल्यू है वैसे ही म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁷, 4π इंटू 10⁻⁷। और इसका जो यूनिट है बेटा वो उस फॉर्मूले से तुम लोग आराम से निकल सकते हो, तुमको पता है सब कुछ, ठीक है ना सर? बहुत ही सिंपल है, कंपेयर करके जाओ यू विल गेट द आइडिया। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस। कितना सिंपल है, कंपैरिजन करके आराम से निकाला हमने। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वैसे मैग्नेटिक डायपोल, नॉर्थ और साउथ, बस इतना ही पार्ट है इसमें, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। अब ध्यान देना, हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक डायपोल होगा प्लस क्यू और माइनस क्यू वाला, तो हमने क्या किया, सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो उस परपेंडिकुलर लाइन पर पॉइंट पी आ रहा है, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पी। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रहा था वो क्या आ रहा था बेटा, केपी अपन आर क्यूब आ रहा था। एक्सिस के लिए डबल था, इसके लिए केपी अपन आर क्यूब। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, 4πε0 पी बाय आर क्यूब होगा। तो देखो मैग्नेट के लिए भी एग्जैक्टली वही चीज करो, प्लस क्यू एम माइनस क्यू एम, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सेंटर से एक बेटा लाइन ड्रॉ कर, और यहाँ पे पॉइंट पी ली। तो पॉइंट पी यानी ये मैग्नेटिक इक्वेटर के ऊपर पॉइंट पी है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक इंडक्शन होगा। कॉपी पेस्ट फॉर्मूला, यहाँ पे जो 4πε लिखा है वहां पे लिख म्यू नॉट अपॉन 4π, पी लिखा है वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख, आर एन हम लोग क्या किया था कि पॉइंट पी और ओ के बीच का डिस्टेंस आर था, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट पी और ओ के बीच का डिस्टेंस आर है, यहाँ पे आर क्यूब आएगा। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, बराबर है, मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर। कितना सिंपल है, न्यूमेरिकल आराम से होता है, तो फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है, सिर्फ कंपैरिजन करते हो जो आराम से तुमको चैप्टर आएगा एक बार। चलो अब हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, एनी पॉइंट P, एट एनी पॉइंट P, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, ये डेरिवेशन कैसे होता है, पहले एक मैग्नेट बना नॉर्थ और साउथ पोल, तो बेटा इस डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा, करेक्ट है, सॉरी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है बेटा साउथ टू नॉर्थ होता है, क्लियर है, साउथ टू नॉर्थ होता है, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारा
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल का एक ओरिजिन ले लो, सेंटर पॉइंट ले लो ओ, तो वहां से एक आर डिस्टेंस पर हम लोग ले लेते पॉइंट पी, हम लोग ले लेते पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है। बहुत ही सिंपल है, एक काम करो, इसी को ही मैं मैग्नेट का एक्सिस बोलता हूं। तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, अगर मैंने इसको एक्सिस बोला मैग्नेट का, इसको एक्सिस बोला, आप बोले कि सर आपने इसको मैग्नेट का एक्सिस कैसे बोला। एक काम करना बेटा, इस मैग्नेट को ऐसे टर्न कर, तो यही तुम्हारा एक्सिस हो गया। यानी तुम लोग अगर मैग्नेट को टर्न करेंगे तो यही तुम्हारा एक्सिस हो गया ना बेटा। क्या बोलने की कोशिश कर, समझा? इफ आई टर्न द मैग्नेट, if I turn the magnet, so magnet will look like this. You understand the idea? So this is north and this is south. तो ये मेरा एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सिस के अलावा। तो अगर ये एक्सिस होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको बराबर परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, इक्वेटर लाइन। तो इसका मतलब इक्वेटर लाइन ये होगा, यानी इस मैग्नेट को हम लोग इक्वेटर लाइन पर ऐसे प्लेस कर रहे हैं बस। तो एक्सियल एक्सिस को इक्वेटर बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर बेटा वो ये होगा, इसको परपेंडिकुलर। तो इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो बेटा ऐसे मिलेगा, बीच में मिलेगा। इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड बीच में मिलेगा। क्लियर बात? ओके। तो हमको ये नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है। तो बहुत ही सिंपल पढ़ा बन गया है। और याद रखना कि ये जो हमने लाइन ऑलरेडी लिया था ओपी, जिसका डिस्टेंस था आर, उसने एक्चुअल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है एम, उसके साथ एंगल कितना बनाया बेटा, थीटा। करेक्ट, थीटा एंगल बनाया, करेक्ट थीटा एंगल बनाया। अब एक काम करो तुम लोग, ठीक है, काम करो, अब एक काम करो, ये जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसका एक कंपोनेंट निकालो अलोंग द आर, और दूसरा कंपोनेंट निकालो अलोंग दिस लाइन। यानी ये इक्वेटर का लाइन शो कर रहा है जो हमारे एक्सियल लाइन को क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसको थीटा जोड़ा है वो कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा, एम कॉस थीटा, और जिसको नहीं जोड़ा वो क्या होगा बेटा तुम्हारा, एम साइन थीटा। क्लियर बात? एम कॉस थीटा, एम साइन थीटा। बस अब एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लिखो। देखो क्या है बेटा आसान, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। लेकिन अब याद रखना, यहाँ पे जो एक्सिस के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना वो क्या है बेटा, एम कॉस थीटा है, एम नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम कॉस थीटा। करेक्ट, एम कॉस थीटा। और इक्वेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसका फॉर्मूला था म्यू नॉट बाय 4 पाई, याद कर लो, इनटू एम अपॉन आर क्यूब था, बराबर है। लेकिन इक्वेटर के लिए हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या, एम साइन थीटा है, एम साइन थीटा। बस अब तुमको इस नेट मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू निकालना है, तो वी कैन यूज अ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटरल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, तो इन दोनों का बेटा पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो इसका मतलब एक्सिस का स्क्वायर प्लस इक्वेटर का स्क्वायर, बराबर है, एक्सिस स्क्वायर प्लस इक्वेटर स्क्वायर। तो सारे यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो तो होता क्या है, देखो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको सॉल्व करके दिखाया, तो पहले दोनों का स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका मतलब एक्सिस का स्क्वायर कर लो, एक्सिस स्क्वायर करेंगे तो बेटा इस पूरे टर्म का स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब म्यू नॉट स्क्वायर, म्यू नॉट बाय 4 पाई का स्क्वायर होगा, बराबर है। और यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 2m अपॉन आर क्यूब का, m अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर ले लो, आर क्यूब का स्क्वायर ले लो। मैं इंटेंशनली इसका स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, क्यों समझाऊंगा। सिर्फ 2 इंटू कॉस थीटा स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। उस तरीके से बी स्क्वायर ऑफ इक्वेटर निकालो, तो इक्वेटर में वही करो, पहले इस टर्म का स्क्वायर कर लो, म्यू नॉट बाय 4 पाई का स्क्वायर होगा, इंटू m को अलग निकालो, m अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर होगा, इंटू साइन स्क्वायर थीटा होगा, बराबर है। बस अब तुमने कॉमन सेंस चीज देखो बेटा, जगह यहाँ पे कम है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, एक्सिस और इक्वेटर का अगर वैल्यू पुट करूंगा दोनों में बेटा, ये दोनों टर्म सेम है,
कौन से टर्म सेम है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, m अपॉन r क्यूब, m अपॉन r सेम है, और उनका स्क्वायर भी है। तो बेटा रूट से वो कॉमन निकलेगा पूरा का पूरा टर्म, इसका मतलब स्क्वायर है ना बेटा इन दोनों का, तो रूट से कॉमन निकलेगा पूरा का पूरा। तो इसका मतलब रूट से कॉमन क्या निकलेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m अपॉन r क्यूब। सिर्फ रूट के अंदर बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस, देखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, 4 ये शॉर्टकट लिखा है cos स्क्वायर थीटा का sin स्क्वायर थीटा का। बस बेटा ये तुम्हारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा एट एनी पॉइंट p एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने का पार्ट नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म। सेकंड पार्ट सिर्फ बचा है अर्थ मैग्नेटिज्म का, बहुत ही सिंपल है, वो खत्म कर लेंगे तो न्यूमेरिकल की जाएंगे। तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म के 3 ही पार्ट है, बहुत ही सिंपल चैप्टर, इसमें ज्यादा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत